शहर से दूर एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव पर एक चुड़ैल का साया था। अरे हरी, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ। कुछ नहीं रमेश, बस चुड़ैल के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, वो कोई भी रूप ले लेती है। और क्या पता चले हम यहाँ हैं और वो हमारा रूप लेकर हमारे घर से बच्चों को गायब कर दे। ये चुड़ैल बच्चों का क्या करती है, कहाँ ले जाती है, आज तक किसी को पता नहीं चला। हाँ भाई हाँ, जल्दी चलो, सब साथ होंगे तो चिंता कम होगी। घर पहुंचने पर हरी का बेटा कहता है, पिताजी आइसक्रीम नहीं लाए। हाथ मुंह धो ले, फिर तुमको ही ले चलता हूँ। अपनी पसंद की खा लेना, ठीक है? आनंदी, एक कप चाय बनाना तो। ये कहकर वो बाथरूम में जाता है और तभी वहां चुड़ैल हरी का रूप लेकर आती है। गोलू बेटा, चलो आइसक्रीम खाकर आते हैं। जी पिताजी। हाँ, पर जल्दी आना जी। तभी हाथ में तौलिया लिए हरी बाथरूम से बाहर आता है। किससे बात कर रही हो? किसे जल्दी आने को बोल रही हो? अरे, आप यहाँ हैं तो वो कौन था? कौन था? अरे वही जो अभी अभी गोलू को लेकर गया है। हे भगवान, वो तो पक्का चुड़ैल होगी। अरे कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। बचाओ, बचाओ, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बचाओ मुझे। उस दिन के बाद से गांव में सभी लोग अपने बच्चों को छुपा कर रखते। यदि धोखे से भी शाम के बाद चुड़ैल को कोई बच्चा दिख जाता तो वो उसे फौरन उठाकर ले जाती। रमेश की बीवी अपने बेटे को समझा रही थी। चलो, शाम हो गई बेटा, जल्दी से ये साड़ी पहन लो। माँ, मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है बेटा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर जान बचानी है तो पहननी तो पड़ेगी। और तभी जोर से आंधी आती है। मुन्ना, तू कोशिश कर पहनने की, मैं छत से कपड़े उठा कर लाती हूँ, कहीं इस आंधी में उड़ न जाए। मुन्ना साड़ी वहीं छोड़कर खिड़की पर खड़ा हो जाता है और तभी वहां चुड़ैल रमेश की बीवी का रूप लेकर आती है। क्या हुआ मेरे लाल को, यहाँ क्यों खड़ा है? और वो उसे बहला फुसलाकर बाहर बुला लेती है। सच्ची? चलो माँ। तभी मुन्ना की माँ कमरे में आई। उसने देखा मुन्ना वहां नहीं है। हे भगवान, ये लड़का भी! और उसे ढूंढते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा तो मुन्ना किसी का हाथ पकड़कर बाहर जा रहा है। मुन्ना, मुन्ना रुक तो! पर तब तक वो चुड़ैल अपने असली रूप में आई और मुन्ना को लेकर उड़ गई। अरे कोई रोको उसे, कोई बचाओ, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, बचाओ! आवाज सुनकर सब गांव वाले जमा हो गए, पर चुड़ैल तो मुन्ना को लेकर जा चुकी थी। क्या करे, ये चुड़ैल किसी का भी रूप बनाकर आ जाती है और जब तक हम समझ पाते हैं वो बच्चे को ले जाती है। सुना है पास वाले गांव रतनपुर में एक बहुत पहुंचे हुए साधु आए हैं, क्यों ना उनसे मदद की गुहार लगाई जाए। कुछ तो करना ही होगा, इस तरह हाथ पर हाथ धरकर भी तो नहीं बैठा जा सकता। दूसरे दिन सभी लोग साधु से मिलने चल पड़ते हैं। प्रणाम महाराज। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? महाराज। और बाद में उन्होंने इच्छाधारी चुड़ैल की पूरी कहानी बताई।
साधु महाराज ने आंखें बंद की और थोड़ी देर में खोली और फिर बताया, उन बच्चों को उस चुड़ैल ने एक गुफा में डाल रखा है। महाराज, अब आपका ही सहारा है। हमें बताओ, हम क्या करें? हम सभी के बच्चे उस चुड़ैल के चंगुल में हैं। हाँ, अब तो बस 2-4 बच्चे ही बचे हैं गांव में। इसका एक उपाय है, पर उसके लिए किसी को उस चुड़ैल के साथ उस जगह पर जाना होगा जहां उसने बच्चों को रखा हुआ है। पर महाराज, वो सिर्फ बच्चों को ले जाती है। मैं अपनी शक्ति से किसी को भी एक रात के लिए बच्चा बना सकता हूँ। इस तरह तुम लोग उसकी गुफा का पता आसानी से लगा सकते हो। मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने उस चुड़ैल को देख रखा है। मैं तो रास्ते में ही बेहोश हो जाऊंगा। उसको भेजो ना। अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे चला जाना, हो सकता है चुड़ैल तुझसे ही शादी कर ले। कोई लड़की तो वैसे भी तैयार होने वाली है नहीं। तो तुम भी क्यों नहीं जाते? तुम ही चले जाओ। और तभी हरि ने कहा, महाराज, मैं जाऊंगा, आप उपाय शुरू कीजिए। साधु ने कमंडल से जल लेकर कुछ मंत्र पढ़े और देखते देखते हरि एक बच्चे में बदल गया। अब बताइए महाराज, मुझे क्या करना होगा? इस मंत्र के उच्चारण से तुम वापस अपने असली रूप में आ जाओगे। लो, ये भभूति। इसका क्या करना होगा? तुम्हें किसी तरह उसकी गुफा के रास्ते के बाहर इससे एक लाइन बना देनी है, जिसे वो पार नहीं कर पाएगी और हमेशा के लिए गुफा में कैद हो जाएगी। ठीक है महाराज। अब हरि गांव में जाकर चुड़ैल का इंतजार करने लगा और तभी वहां चुड़ैल पहुंची। अरे वाह, आज तो बड़ी आसानी से मुझे मेरा शिकार मिल गया। अब आएगा मजा। अब 100 बच्चे पूरे हो जाएंगे। बस फिर और एक और फिर मैं शैतान को इनकी बलि देकर सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। और वो हरि को वहां ले जाती है जहां बाकी बच्चे बंद रहते हैं। अभी सुबह होने में बहुत देर है, क्यों ना एक बच्चा और ढूंढा जाए, फिर आज ही 101 पूरे हो जाएंगे। चुड़ैल के जाते ही हरि ने मंत्र पढ़ा और वो अपने असली रूप में आ गया और वहां से बच्चों को बाहर निकाला। जल्दी करो, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। और सुनो, सीधे गांव जाना, ठीक है? और खुद गुफा के बाहर छुपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। जैसे ही चुड़ैल गुफा के अंदर गई, उसने साधु की दी हुई भभूति से लाइन खींच दी। चुड़ैल को जब अंदर बच्चे नहीं मिलते तो वो बाहर आती है, पर जैसे ही गुफा के दरवाजे पर पैर रखती है, आग की तेज लपटें उठने लगती है। तब तक बच्चे गांव पहुंच जाते हैं और गांव वालों को वहां भेजते हैं। सब गांव वाले एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं और इस तरह गांव वाले उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाते हैं। एक बार फिर से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ गांव में रहते हैं। शिक्षा, तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रतनगढ़ नाम के गांव में आनंद अपनी माँ और पत्नी मैना के साथ रहता था। मैना देखने में बहुत खूबसूरत और व्यवहार कुशल थी, लेकिन वो अपने साथ कुछ खास दहेज लेकर नहीं लाई थी, इसलिए आनंद की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। आनंद बेटा, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा दूसरा लगन करा दूं।
वो क्यों माँ? मैना सुंदर तो है, साथ ही सुलझी हुई लड़की है। तो उसकी बुद्धि का मुझे अचार डालना है क्या? 2-4 बर्तनों को छोड़ दो तो मायके से एक ठेला भी नहीं लाई। माँ, हमें किस चीज की कमी है? भगवान की दया से सब कुछ तो है। अरे समाज में रुतबा भी तो होना चाहिए ना। भगवती के बेटे की दुल्हन छोटा हाथी भरकर बर्तन भांडे लाखों के जेवर लाई है, और बहू देखने सुनने में भी ठीक ठाक है। होगी माँ, पर अब तो मैना ही आपकी बहू है। नहीं नहीं, मैं तो दूसरी बहू ही लाऊंगी। माँ, अब राजे महाराजे वाले जमाने गए। मतलब मेरी भोली माँ, यदि एक बीबी के होते दूसरी शादी की तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जेल की चक्की पीसती पड़ेगी। और अगर मैं पहले ही उसे भगा दूं तो? वो कैसे माँ? वो सब तो मैं संभाल लूंगी, तू बस देखता रहे। इतना कह के सुमन वहां से निकल जाती है। अगले ही शाम की बात है। बहू, तूने सुना मोहन की दुल्हन कितना दहेज लेकर आई है? जी माँ जी। तुझे शर्म नहीं आई सुनकर? शर्म कैसी माँ जी? जितनी मेरे घर वालों की हैसियत थी उन्होंने भी दिया है। अरे इससे ज्यादा तो भीख मंगे अपनी बेटी को देते हैं। ये सुनकर मैना कूट कूट के रोने लगती है। ये रोना धोना अपने मायके में जाके करियो। मैं तो अपने आनंद का दूसरा लगन कराऊंगी। उसके लिए मैंने तो लड़की भी देख रखी है, शुभा। खूब पैसे वाले लोग हैं। माँ जी, ऐसा ना कहिए। आप जो कहेंगी वो करूंगी मैं। सुमन ने बहू की एक ना सुनी, वो वहां से चली गई। रात को जब मैना और आनंद सोने लगे, सुनो जी। बोलो। माँ जी आपके दूसरे लगन की तैयारी कर रही हैं। मैना, अभी रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। कल मैं माँ से बात करता हूँ। ठीक है जी, पर मैं कहीं नहीं जाने वाली, बताई दे रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है मैना रानी। सुबह होते ही आनंद माँ के पास जाता है। माँ, मैना बहुत अच्छी लड़की है और बुद्धिमान भी है। क्यों आप दूसरे लगन के चक्कर में पड़ी हैं? ऐसी कौन सी बुद्धिमानी तुझे दिख गई जो मुझे ना दिखी? माँ, आप जैसे चाहे वैसे पता लगा सकती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक तू उससे कुछ नहीं कहेगा। हाँ ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगले दिन मैना अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। मैना, ओ मैना, कहाँ मर गई? आई माँ जी। सुन, यदि तुझे इस घर में रहना है तो 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। ठीक है माँ जी। तो कल सुबह जब मैं सोकर उठूं तो बगीचे वाला कुआं सिंहगढ़ के मोतियों से भर देना। जी माँ जी, आप कल तक कुआं खाली कर दीजिएगा, फिर मैं उसे मोतियों से भर दूंगी। सास बहू की बुद्धि देखकर अवाक रह गई। फिर उसने पास में रखी टंकी की तरफ इशारा करके कहा, ये डलिया पकड़, कल इसी से पानी खींचकर इस टंकी को भर देना। जी माँ जी। मन ही मन मैना सोचती है, मैं सोने से पहले डलिया को रस्सी बांधकर कुएं में डाल देती हूँ। सुबह तक बांस की डलिया फूलकर पानी को अपने अंदर रोकने लायक हो जाएगी। अब मैना अपने कमरे में सोने चली जाती है। सुबह जब सास सोकर उठी तो बहू ने कहा, लीजिए माँ जी, जैसा आपने कहा था मैंने टंकी भर दी है। सासू माँ भरी टंकी और डलिया में भरा पानी देखकर सब समझ गई। पहले तो उनके मुख पर मुस्कुराहट आ ही गई थी, पर फिर गुस्से में बोली, हो तो होशियार, कल के लिए तैयार रहना। मैना रानी को पूरा विश्वास था कि वो जरूर सफल होगी। दूसरे दिन सुबह आनंद काम के लिए निकला। मैना, घर में चावल का एक दाना नहीं है, तुम बाजार जाकर 1 बोरी चावल ले आना जरा। जी माँ जी, पैसे दीजिए। यही तो चुनौती है, तुम्हें चावल बिना पैसे के लाना है। क्या बिना पैसे के? हाँ,
और अकेले उतनी दूर जाना ठीक नहीं है, तो तुम साथ में ये नील गाय ले जाओ। जी। और हाँ, नील गाय बेच कर मत आइयो, नहीं तो घर में पैर नहीं रखने दूंगी। नहीं बेचूंगी माँ जी, आप निश्चिंत रहें। दोपहर को मैना ने सास को आवाज दी, माँ जी लीजिए, मैं चावल की बोरी ले आई। हाय हाय, कैसे उधार लाई क्या? नहीं माँ जी, नील गाय के बाल और सींग बेचकर। सास उसकी बुद्धिमानी देखकर फिर हैरान रह गई। ठीक है, अभी खाना बना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसी दिन रात में मैना को बुलाकर सास ने कहा, सुन, कल मुझे राख की 2.5 हाथ की रस्सी बना के देना। राख की रस्सी? हाँ, सही सुना तूने, राख की रस्सी। मैना चुप रहती है। ये तेरी आखिरी परीक्षा है, अगर तू इसमें सफल होती है तो तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। वो बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। सुबह होती है और सासू माँ मन ही मन सोचती हैं, लगता है इसका कोई तोड़ नहीं मिला मैना रानी को, तभी तो सामने नहीं आई। चलो बढ़िया है, पिंड छूटा, अब मैं जाकर नहा लेती हूँ। उधर मैना ने एक बड़ी थाली में नाप कर 2.5 हाथ की रस्सी रखी और उसमें आग लगा दी, जिससे वो रस्सी राख की बन गई। जब कुसुम नहाकर आई तभी मैना ने आकर धीरे से थाली रखते हुए कहा, माँ जी ये लीजिए राख की रस्सी। सास ने परात की तरफ देखा और मैना को गले से लगा लिया। तू तो सच में विद्वान है री, मेरे आनंद के लिए तुझसे अच्छी दुल्हन तो हो ही नहीं सकती। शिक्षा, हमें दहेज का लालच कभी नहीं करना चाहिए।